स्क्रीन दिख रही है अभी आप लोगों को? या राइट राइट। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आपका चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, एक सेकेंड यार, इसके मैं जल्दी लगा देता हूँ। ऐसे, ताकि आप लोगों के चैट्स मेरे को दिखते रहे तो मैं मेरे को पता चलता रहेगा कि आप लोगों की क्या पोजीशन है इस टाइम पर। हम्म, तो अभी अपन स्टार्ट करें क्या? चलो चैप्टर करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन, मतलब हम पैसा कहाँ से एक्वायर करें। समझ रहे हो, पैसा कहाँ से उठाएं, मतलब तुम ये समझो एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, हम पैसा कहाँ से उठाएं, लोन से उठाएं या फिर हम किसी डिवेंचर को इशू करके उठाएं या फिर हम इक्विटी इशू करें। वैसे एक बात बताओ, आप लोगों को भी साउंड क्लियर आ रही है क्या? साउंड क्लियर आ रही है? यार कोई तो रिएक्ट करो तो मुझे पता चले साउंड क्लियर आ रही है नहीं आ रही। या चलो, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी से कंसर्न है, किस चीज से? कि हम जो पैसे उठाते हैं पहले तो इक्विटी से, डेट से, डिवेंचर से, लोन से, है ना। फिर उसके बाद आता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, हम उन्हें यूटिलाइज किस तरह से करें। मशीन खरीदें, ये वाली खरीदें, वो वाली खरीदें, कैसी खरीदें, ऐसी खरीदें, वैसी खरीदें। ठीक है। ये माही गुप्ता नहीं क्यों लिख रही है भाई? इसका जरा रीजन बता दो मुझे, है ना। और फिर तीसरी चीज आती है इस पर कि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, हमने जो पैसा कमाया, इन पैसों से जो हमने पैसा कमाया उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कितना करें। ठीक है। और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, ये इसमें आता है कि हम इसे कितना बांटें पब्लिक को और कितना हम रिटेन करके रखें ताकि हमें आगे काम आ सके, है ना। और ये जो आपकी डेफिनेशन है इसमें चार कीवर्ड्स हैं, जैसे कि यह है एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, पैसा उठाए कहाँ से। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, एक तो इधर एक्विजिशन हो गया, इधर यूटिलाइजेशन हो गया। एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। और ये जो सरप्लस है उसका क्या है। तो आप एक बार डेफिनेशन को मेरे साथ साथ पढ़ लो तो आपको अभी अभी क्लियर हो जाएगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटेड टू प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कहाँ से लें, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स कहाँ पे लगाएं, लॉन्ग टर्म में लगाएं या शॉर्ट टर्म में लगाएं, है ना। कौन से वाले, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट में या शॉर्ट टर्म एसेट में। और उन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें अर्निंग को ओनर्स को। ओनर्स कैसे, चलो अब अगर हम इक्विटी से पैसे उठाते हैं तो ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड दें, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, है ना। और जो हमने लोन फंड उठाया उनको हम इंटरेस्ट दें, ये भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है। तो ये आ जाता है अर्निंग टू ओनर्स। और फिर उसके बाद ये डेफिनेशन जो है ना मैंने लिखी हुई है, मैंने मतलब किसी ऑथर ने लिखी हुई है, जो कि मैं आप लोगों को चिपका रहा हूँ सेम टू सेम। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, ये देखो, पैसों से आती है ऑडी। ओके। और ऑडी में वर्ड्स आते हैं AUDI, इसीलिए मैंने इसमें भी यही वर्ड्स चिपका रखे हैं। ए से एक्विजिशन, यू से यूटिलाइजेशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आई और डी को मैंने क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन या डिस्पोजल एक ही शब्द यहाँ पे कह सकते हैं। तो आप लोग ऐसे कर लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट का रोल क्या है। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस तरह काम आता है। मेरी बात क्लियर है? चलो एक बार थम्स अप देके बता दो मेरे को कि आपको ये बात क्लियर है या नहीं। देखो आप लोग रिएक्ट करोगे ना तो मेरे को भी पढ़ाने का भी मोटिवेशन मिलेगा, नहीं तो अकेले अकेले मैं खुद ही पढ़ता रहूं, है ना, तो उसमें मजा नहीं आता। अच्छा, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मैं आपको वो ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है। हम देखते हैं इसमें साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कि देखो भाई हम जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं ना
उसे फिक्स एसेट में कितने लगाए। जैसे कि हमने मार्केट से पैसे उठाए 100 रुपए, ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, या फिर 100 रुपए मान के चल रहे हैं, ठीक है, हमने 100 रुपए उठाए। अब 100 रुपए में से कितने पैसे से हम फिक्स एसेट खरीदें, ठीक है, कितने पैसों से हम फिक्स एसेट खरीदें, क्योंकि फिक्स एसेट किसी किसी बिजनेस के लिए या फिर ज्यादातर बिजनेसों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं, ठीक है। और हम कितना पैसा उसमें से करंट एसेट में, ठीक है, जो क्वांटम होती है करंट एसेट की वो डिसाइड करना भी बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो क्या है, हमें पैसे को अगर ढंग से यूटिलाइज करना नहीं आया ना, तो फिर वो बहुत गलत उपयोग हो जाएगा पैसे का, और इससे हम एक तरीके से ये समझ लो कि फाइनेंशियल बर्डन की जो साइकिल होती है ना, उसमें घूम सकते हैं और चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। तो चलो इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं अपन। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट क्या है, तो देखो उसमें फिक्स एसेट का क्या साइज होना चाहिए और कितना हम प्लान टू इन्वेस्ट कर रहे हैं इन फिक्स एसेट। तो ये वाला पॉइंट आप रीड भी कर लेना, मैं चाहूँ तो आप लोगों को ना ये नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, कि हमारी जो एसेट्स हैं उनमें करंट एसेट्स का क्या कंपोजिशन है। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनी, कंपनी की जो मतलब कंपनी है ना, कुछ कुछ जैसे ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, है ना, उनमें क्या करता है कि अ, जो चांदनी चौक पे मान लेते हैं एक दुकान है साड़ियों की, और वो साड़ी वाला क्या है, अपनी साड़ियां बेच देता है और बोलता है ग्राहक को कि भाई साहब आप पैसे 3 महीने बाद दे जाना। तो ये क्या है, ये भी तो हमारी एक तरह की, एक तरीके से ये समझ लो कि हम करंट एसेट को किस तरह मेंटेन कर रहे हैं। अब वो करंट एसेट में कैसे आया, वो क्योंकि हमने एक डेटर क्रिएट कर दिया, आप समझे, हमने उसे माल उधारी पे बेचा, तो हमें उससे पैसे आना है कुछ टाइम बाद, तो वो हमारा डेटर हो गया, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स का उसमें क्या कंपोजिशन हो, फिक्स एसेट का क्या कंपोजिशन हो। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। देखो इसमें क्या, कंपनी जो पैसे उठा रही है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए उठाएं या मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उठाएं। क्योंकि जो हम पैसे उठाते हैं ना, उसके लिए एक अवधि फिक्स करना, अवधि मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स करना बहुत जरूरी रहता है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम मान लो 100 रुपए किससे, चलो यार मैं 100 को, तुम ना 100 करोड़ रुपए समझ लो, ठीक है, हमने किसी से ना 100 करोड़ रुपए उठाए, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं हम इसे कितने टाइम के लिए उठा रहे हैं, और ब्याज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हम उल्टा खुद ही कर्जे में और डूबते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले पैसों का वो कंपोजिशन डिसाइड करना है कि हम कितने उठाने हैं और कितने हमें समय के लिए उठाने हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। चलो अपन इसे रीड भी कर लेते हैं। The amount to be raised for long term as well as for short term depends upon the financial management and organization. The firms which have policy of liquidation prefer to have more long term finance, though with that profit will decrease as company has to pay more interest on long term debts as compared to short term debts। क्या होता है, कंपनी अगर ज्यादा समय के लिए पैसे उठाएगी ना, तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट टर्म डेट्स। समझे आप लोग मेरी बात। चलो एक और बात बताओ यार, आप लोगों को नोट्स क्लियर तो दिखाई दे रहे हैं ना, नोट्स क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना। नोट्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, बताओ बताओ, रिएक्ट करके बताओ मेरे को जल्दी से। नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अच्छा, चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट या इक्विटी। अब जो हम पैसा लंबे समय के लिए उठा तो रहे हैं, लेकिन ना कहाँ जाती है, क्या क्लियर है क्या, डन डन। तो हम जो पैसा उठा रहे हैं ना लॉन्ग टर्म में, उसमें से डेट कितना उठाएं और इक्विटी कितना उठाएं, ये बहुत जरूरी हो यार। क्योंकि ना अगर हमने ज्यादा डेट उठा लिया ना, तो आप समझ सकते हो कि जैसे कि इंटरेस्ट हमें बार बार देना पड़ जाएगा। तो इससे तो हम ही खुद ही गड्ढे में गिर जाएंगे ना, है ना। और इक्विटी से कितना उठाएं, ये भी जरूरी है, क्योंकि इस पे ना कुछ कंप्लायंसेस भी होती है कंपनीज एक्ट 2013 की। जैसे कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो है 2:1 होना चाहिए। जैसे आप लोगों भी 12th में हो, आपने रेशियोज वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो बेस्ट रेशियो होता है ना डेट इक्विटी रेशियो का, वो होना चाहिए 2:1। अगर हम डेट का अमाउंट 2 रख रहे हैं,
तो हमारा इक्विटी का अमाउंट भी बना होना चाहिए। देख क्या है कि मालिक का खुद का पैसा भी होना चाहिए। नहीं तो आप खुद सोचो, आप बैंक में पैसे लेने जाओगे, क्या बैंक मैनेजर आपसे पूछेगा नहीं कि आपको कितने पैसे की जरूरत है? फिर वो आपसे अगला सवाल ये पूछ लेगा कि चलो आप बताओ आप कितने पैसे लगा रहे हो अपने? आप कहते हो भाई मैं तो कुछ नहीं लगा रहा, सिर्फ आपसे मैं कर्जा लेने आया हूँ। क्या वो आपको कर्जा देगा? देगा। वो आपको कर्जे के साथ साथ चप्पल भी देगा, है ना? लेकिन कर्जा नहीं देगा उतना जितना आप मांगने गए, ठीक है? वो कर्जा इतना नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अपना पैसा भी थोड़ा होना चाहिए ना उसमें। तो चलो इसे पढ़ भी लेते हैं। फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, है ना? एज वेल एज बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी। और ये क्या करता है? हेल्प इन फिक्सिंग द रेशियो, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि डेट और इक्विटी का रेशियो 2:1 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं ना, इसका इफेक्ट एक्चुअल में दिखता कहाँ पे? दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन ना अगर छोटे नजरिए से देखें तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखता है। बट अगर थोड़े बड़े पैमाने पे देखा जाए तो ये सीधा सीधा असर बैलेंस शीट पर डालते हैं, ठीक है? लेकिन अभी इसने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस पे इनका बर्डन पड़ता है या फिर मतलब कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जैसे कि हम किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ठीक है? डेबिट साइड हम लिखते हैं उसके सारे एक्सपेंसेस, ठीक है? क्रेडिट साइड लिखते हैं हम उसकी सारी की सारी इनकम्स। समझ रहे हो ना? डेबिट साइड हम लिखते हैं उसके सारे के सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड लिखते हैं हम सारी की सारी इनकम्स। तो डेबिट में हमें इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट भी लिखना पड़ता है ना, अगर आपको याद हो तो, है ना? टू इंटरेस्ट, है ना? टू इंटरेस्ट ऑफ लोन या फिर डिवेंचर होल्डर्स। तो ये हमें लिखना पड़ता है। तो इसका सीधा सीधा असर आ गया ना अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे कि वो हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है ना? और चलो अगर प्रॉफिट आ भी जाता है, चलो अब ये तो हमने डेट के नजरिए से देख लिया। अब हम देखते हैं इक्विटी के नजरिए से। जब हमारा प्रॉफिट आ जाता है तो उसे शेयर होल्डर्स में बांटते हैं ना, तो वो प्रॉफिट भी तो आया ना उधर, कटा ना हमारे प्रॉफिट में से। तो बस वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे सीधा सीधा इफेक्ट डालते हैं। चलो इसे पढ़ भी लेते हैं एक बार। ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर अफेक्टेड बाय डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है उसी से सारे के सारे इफेक्ट करते हैं। और क्या जनरली आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन पी&एल। जैसे मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड अपन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, जबकि हम क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। इफ वी पे मोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन इट विल इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड अफेक्ट्स पी&एल। अगर हम इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा देंगे अपने एक्सपेंसेस में, या फिर डेप्रिसिएशन या फिर जो भी तमाम तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, तो वो हमारे पी&एल पे इफेक्ट डालेंगे और हमारे प्रॉफिट को कम कर देंगे। ओके जी, ये पॉइंट, ये जो हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, आप लोगों को क्लियर है? जल्दी मुझे थम्स अप देके बता दो भाई, जल्दी से, जल्दी 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 से बताओ। फिर मैं आपको इसको ना याद रखने का एक एक्रोनिम भी बताता हूँ, ठीक है? क्या? चलो, सी से आता है कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट, ठीक है? सी से आता है कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स, ठीक है? एफ से आता है फिक्स एसेट, ठीक है? सी एफ एस, सी एफ एस, सी एफ एस, सी एफ एस का मतलब क्या रखें? कैश फ्लो स्टेटमेंट रख लें, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट रख लें इसका सी एफ एस। ओके ना? अब आते हैं अपन, बी से आता है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट और इक्विटी। हमने यहाँ पैसे उठा लिए, ठीक है? पैसे उठा लिए तो उसका ब्रेकअप क्या बना है? लॉन्ग टर्म में ज्यादा डाले हैं, है ना? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसमें डेट कितना रखे, इक्विटी कितना रखे, उसके बाद हम ये सोचते हैं। फिर क्या होता है? पी&एल में सारे इफेक्ट आते हैं इन चीजों के, है ना? तो पी&एल के बाद क्या बनता है भाई? पी&एल के बाद बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपन ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है? पी&एल के बाद तो ठीक है, पी&एल बाद एस सी एफ। तो आप इसे इस तरह से कर लेना, चाहे पी&एल के बाद कर देना, चाहे सी एफ एस के बाद कर लेना, ठीक है? आप लोगों को ये क्लियर है? चलो मैं ऐसा मान के चलता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? और ये नोट से आप लोग बाद में एक बार रीडिंग लोगे ना तो आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। और मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो, उद्देश्य क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? हम करते क्यों है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंस का मैनेजमेंट ही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो, आपको ये बात तो क्लियर होगी।
पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे। ओके जी? ठीक। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल होता है कि जो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब एक तरीके से बिज़नेस के मालिक। मान लो रिलायंस में मुकेश अंबानी जी का पैसा। तो मुकेश अंबानी जी का जो पैसा लगा है, कंपनी का क्या गोल होगा, रिलायंस का क्या गोल होगा कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर है ना भाई, उनकी वेल्थ बढ़े। उनकी वेल्थ बढ़े, इसे हम कैसे समझें? जैसे कि देखो, आपका P&L अकाउंट बना है, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने सारे एक्सपेंसेस घटा दिए, जितनी भी इनकम हुई आपके पास, ठीक है, तो आपके पास बचा प्रॉफिट। प्रॉफिट बचा आपके पास। अब प्रॉफिट से क्या, आपको प्रॉफिट कितना बचा? अगर ज्यादा बचा होगा तो शेयर्स की प्राइस थोड़े 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 करके बढ़ेगी ना, है ना? आपको मैं इसी तरह समझा सकता हूँ अभी आप, क्योंकि थोड़े से 12th में हो, है ना? थोड़े से 12th में हो, अभी निकल जाओगे आप लोग क्लियर करके। तो ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो थोड़े थोड़े शेयर्स की मार्केट में प्राइस भी बढ़ती है ना? और अगर प्रॉफिट कम हुए, डिविडेंड कम दिया, तो हमारे मार्केट में जो प्राइस है उसकी शेयर की, वो भी तो कम होगी ना यार। सोचो, प्रॉफिट कम हुआ तो हमारे शेयर्स की थोड़ी प्राइस भी तो गिरेगी, क्या रेपुटेशन भी गिरती है ना? आपको ये बात इससे समझ में आ जाएगा, आप इससे रिलेट कर लोगे। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो शेयर्स की प्राइस गिरेंगी, है ना? तो वो इस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर जो उसकी वेल्थ होती है उसको अफेक्ट करती है। और जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल है वो यही है कि हम जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ है ना उसे ज्यादा बढ़ाए। ठीक है, अब वो होगा कैसे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये जो हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है सबसे बड़ा, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ये कैसे अचीव हो? ये होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइज। अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा ना, देखो मैंने आपको अभी बताया था, 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा आई थिंक। अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो बढ़ेगी। ठीक है जी। दूसरी चीज, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। अगर हमारे बिजनेस में पैसा आएगा, है ना, लिक्विडिटी का मतलब हमारे पास कितनी लिक्विडिटी है हमारे बिजनेस में, मतलब कैश का कितना बहाव हो सकता है, या फिर जो हम मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स रख के बैठे हैं अपने पास वो कितने टाइम में बिक सकते हैं। अगर वो सब अच्छा चल रहा है बिजनेस में, इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी अच्छी ही होगी या फिर बढ़ेगी। चलो, तीसरी चीज है मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। अगर, चलो, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, इसका मतलब आप समझे? कमिटमेंट वो वाला नहीं तो फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब है कि हम जब किसी से पैसे लेके आते हैं उधारी पर, तो हम उसके साथ एक कमिटमेंट करके आते हैं। ये कमिटमेंट करके आते हैं कि देखो भाई, हम आपसे पैसे ले आ रहे हैं तो हम आपको ये ब्याज समेत वापस करके जाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट, ये जो कमिटमेंट ये वाला वो वाला नहीं। तो कमिटमेंट जो हम करके आते हैं ना क्रेडिटर्स के साथ, कि देखो हम आपसे पैसे लेके आ रहे हैं और हमको आपको वापस कर देंगे, अगर वो सब काम टाइम पे हो रहा है ना, तो इसका मतलब है सब कुछ सही चल रहा है कंपनी में। और ऐसा मान के चल सकते हैं हम कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर हमने डेट से पैसे उठाए, और ऐसा नहीं कि हमारा डेट खाली पड़ा है, या फिर हम उस कर्जे पे पैसे लेके आए और हम उस पैसे का कुछ कर ही नहीं रहे, खामखा ब्याज भरते जा रहे हैं, है ना? और दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं, हम पैसे लेके आए ब्याज से, ठीक है, और हमने उसे अच्छी जगह लगा दिया और हमें अच्छे पैसे आ रहे हैं। ठीक है जी, हमें हमने अच्छी जगह लगाया और हमें अच्छे से पैसे आ रहे हैं। और ये अगर चारों काम हो रहे हैं ना, क्या क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, तीसरा मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, और चौथा क्या है जी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर ये सब हो रहा है ना, तो आप मान के चलो कि जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है ना, वेल्थ मतलब आप इस तरह मान के चलो कि उसने जितने शेयर खरीद के रखे हैं, मान लो 2 शेयर खरीद के रखे हैं, दोनों शेयर्स की रेट बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है ना? उनकी वेल्थ अगर बढ़ती आ रही है, तो इसका मतलब ये कंपनी अच्छी चल रही है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। चलो, अब इसको हम रीड भी कर लेते हैं, है ना? क्योंकि मुझे क्या है, मुझे तो आपको बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयारी करानी है। तो रीडिंग करना, आप जितनी बार रीडिंग करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। चलो, मैं भी आपको कराई देता हूँ एक बार रीडिंग। The main and foremost objectives of financial management is to maximize the wealth of equity shareholders। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो उसका यही है। चलो, अब देखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स।
है ना। और क्यों क्या होता है, शेयर होल्डर्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस, एक होता है इक्विटी। मालिक दोनों होते हैं, दोनों मालिक होते हैं, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी। लेकिन इक्विटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं बड़े मालिक, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो है छोटे मालिक। जैसे कि इसे ऐसे पढ़ सकते हैं हम कि घर में दो बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। अब क्या है, छोटा वाला हर चीज के लिए जिद करता है, नहीं 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 मुझे तो चाहिए ही चाहिए। बड़ा वाला कहता है ठीक है भाई बच गया तो मैं ले लूंगा, बाकी छोटे भाई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई चीज। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जब प्रॉफिट आता है ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब छोटे वाले मालिक, तो छोटे वाले मालिक पहले ही रोने लग जाते हैं, नहीं नहीं मैंने 9% वाले प्रेफरेंस शेयर थे, मुझे 9% मेरा दो पहले, उसके बाद जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है। तो ये पढ़ते हैं फिर से। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ओनर्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म। ही मस्ट टेक सच डिसीजंस व्हिच विल अल्टीमेटली प्रूव गेनफुल, मतलब उनको फायदा हो रहा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर्स को ऐसा लगना चाहिए हाँ भाई मुझे फायदा हो रहा है, नहीं तो नुकसान हो रहा है, तो क्या फिर तो वो कंपनी से पैसे निकाल लेगा ना। एंड शेयर होल्डर्स गेन ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ द शेयर्स इंक्रीज इन द मार्केट। जब मार्केट में शेयर्स का प्राइस बढ़ता है ना, इससे ये जाहिर हो जाता है कि आपके जो शेयर्स होल्डर्स है ना, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी ने कुछ मैनिपुलेटिव एक्टिविटी कर दी और शेयर की प्राइस बढ़ा दी, ऐसा। ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि आपने कोई उल्टे पुल्टे काम कर दिए, बैलेंस शीट में उल्टे पुल्टे इफेक्ट डाल दिए, और पता चला कि भाई शेयर के प्राइस में एकदम आसमान छू रहे हैं, जैसे कि स्कैम होते हैं 1992 तो आपको याद होगा ही। शेयर के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी का तो पता ही नहीं। है ना। तो अब और ये कैसे पता चलेगा कि शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, सही तरीके से बढ़ रहे हैं, वो तभी पता चलेंगे जब ये चारों काम हो रहे हो। फिर से देख लो, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, लिक्विडिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, हम फाइनेंशियल में जो हम क्रेडिटर्स से कमिटमेंट करके आए कि भाई हम तेरा ब्याज दे देंगे, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये थे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट से क्या फुलफिल होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये वाला फुलफिल होता है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन पे। आप लोग चैट में एक्टिव थोड़ा सा रहो, हाय हेलो कुछ करो भाई, थोड़ा थम्स अप वगैरह भेजो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग हो या नहीं, नहीं तो। या आयुष हेलो भाई। या समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना तुम लोगों को, तो मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है ना तुम लोगों को। या चलो चलो आगे बढ़ता हूँ फिलहाल मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। या हाँ भैया क्लियर या। अब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। चलो अब आते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंस के लिए हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें तीन पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये क्या है, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अगले 1 मिनट में ठीक है। चलो 1 मिनट वैसे मैंने ज्यादा बोल दिया, हम अभी करने वाले हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहले क्या, पहले हम इसे थोड़ा समझ के चलते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं ना, उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कंपनी में कुछ भी काम हो रहा है ना, जो भी डिसीजन लेने हैं ना उन्हें, और जो पैसों से रिलेटेड हो थोड़े से भी, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। चलो पहले मैं आपको ना इसे डायग्राम से क्लियर करता हूँ, फिर आपको मैं इसके बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ाऊंगा, वो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ जाएंगी। ठीक है जी। चलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या, कि मैंने देखी जी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को ना बुक में ये ऑर्डर दे रखा है और मेरे नोट्स में भी ये ऑर्डर दे रखा है, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ना चाहिए। ठीक है। ओके ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं तो आप क्या पता इधर विवाद छेड़ दो कि नहीं भैया हमें पहले इन्वेस्टमेंट ही पढ़ा। तो चलो पहले हम फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ेंगे। एक कंपनी को चलाने के लिए सबसे जरूरी रहता है पैसा। पैसा 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 क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है, उसी तरीके से पैसा पैसा जब रहता है। ओके ओके या हाँ, तो पैसा जरूरी रहता है उसमें क्या, कि हम जो पैसा उठाएं, डेट से उठाएं इक्विटी से उठाएं, और ये फैक्टर्स बनते कब हैं, डेट से उठाएं इक्विटी से उठाएं,
वो मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा, लेकिन पहले पैसे उठाने के दो तरीके होते हैं ना, उन्हें देख लेते हैं हम, कि डेट से उठाएं या इक्विटी से उठाएं। तो मान लो, मान के चलते हैं, हमने इक्विटी से पैसे उठा लिए। अगर किसी का मन हो डेट वाला तो वो अपने डेट में मान के चले, ठीक है, कि हम डेट से पैसे उठाए, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि हमने इक्विटी से पैसे उठाए। ठीक है, हमने इक्विटी से पैसे उठाए, ये क्या हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। इक्विटी से उठाए या डेट से उठाए, मतलब जिस सोर्स से हमने पैसे उठाए वो हो जाएगा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं हम। दूसरा डिसीजन कौन सा होता है? दूसरा डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हमने जो पैसे उठाए उससे मैं अच्छी खासी मशीन लेके आऊं, या फिर मैं उससे दूसरी मशीन लेके आऊं। मैं लैंड लूं या फिर बिल्डिंग लूं, मैं प्लांट एंड मशीनरी लूं या फिर अपने बिजनेस में फर्नीचर लगवाऊं। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि मैं क्या करूं, ये जो मैंने पैसे लिए हैं उनका क्या करूं? मैं मशीन ए खरीदूं या मशीन बी खरीदूं? ठीक है, और इन सब का डिसीजन लेता कौन है? कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे हम कहते हैं सीएफओ। यहाँ पे मैंने अब सीए का स्टिकर क्यों लगाया है क्या आप सोच सकते हो? चलो मैं बता, इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो कंपनीज होती है ना, ज्यादातर, ऑलमोस्ट आप 96% कंपनीज की बात करके चलते हैं। ऑलमोस्ट 96% कंपनीज में क्या होता है कि जो भी सीएफओ होता है ना, वो ज्यादातर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ सीए का स्टिकर लगाया है। अब आप लोगों में से जो सीए बनना चाहता है ना, उसके लिए मोटिवेशन वाली बात भी है ना, तो इसलिए मैंने लगाया। और वैसे भी कॉमर्स के बच्चे ज्यादातर ना सोचते हैं ना, तो पहले उनके मन में ख्याल आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। तो हो सकता है किसी को मोटिवेशन का भी काम करे। तो हमने अभी दो डिसीजन पढ़ लिए, कौन कौन से? एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, कि हम पैसा कौन से सोर्स से उठाएं, डेट से उठाएं, इक्विटी से उठाएं। दूसरा डिसीजन कौन सा पढ़ा हमने अभी? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम मशीन ए में पैसा लगाएं, मशीन बी में पैसा लगाएं, हम इसमें पैसा लगाएं, उसमें पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म वाली मशीन में लगाऊं, शॉर्ट टर्म वाली मशीन में लगाऊं, फिक्स एसेट में लगाऊं, करंट एसेट में लगाऊं। ठीक है, चल तीसरे डिसीजन की तरफ मूव करते हैं। हम करते हैं डिविडेंड डिसीजन। ओहो, ये सबसे अच्छा डिसीजन होता है एक बिजनेस का। अगर मेरे पास पैसे प्रॉफिट वाले आ गए, तो मैं उसमें से कितना बांटूं और कितना जमा करके रख लूं। मान लो मेरे पास प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, ठीक है जी, मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ओके, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इसमें से 50 बांट दूं और 50 बचा के रख लूं। बचा के रखने की मैं क्यों सोच रहा हूँ? क्यों सोच रहा हूँ? इसलिए सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस आज ही बंद कर देना है, आगे भी चलाना है ना भैया। आगे अगर बिजनेस चलाना है तो उसको लिए तो पैसे चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आज ही सारे पैसे बांट के बैठ जाऊं, अगले दिन भी काम करना है, तो उसके लिए मुझे पैसे बचा के रखने हैं। तो ये जो हम कंपोजिशन बनाते हैं ना, कि हमें बांटना कितना है और रिटेन करके कितना रखना है ना, जब हमारा सरप्लस हुआ तो हमें बांटना कितना है और हमें बचा के कितना रखना है, ये जो डिसीजन होता है इसे हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिवाइड, डिविडेंड, डिवाइड, डिविडेंड। डिवाइड मतलब बांटना, है ना? तो बांटने में क्या आता है, कितना बांट दो, कितना बचा के रखना, रिटेन करके रखना, अपने पास रखिए, संभाल के, तिजोरी में है ना? अभी हमने तीनों वाले डिसीजन होते हैं ना, कौन सा फिर से याद दिलाते हैं? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, आपको रट जाने चाहिए जितनी बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये तीन डिसीजन कौन किस चीज में आते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है मैंने आपको अभी कराया, और मैं आपको बता दूं, ये मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट है, उसके मैंने नोट्स में से लिए हैं। काफी इंटेलिजेंट बच्ची है, तो मैंने सोचा उसके नोट्स भी काफी अच्छे हैं, तो उसको मैं यूज कर लूँ थोड़ा सा। काफी बढ़िया नोट्स बनाए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ना, कंपनी ने देखो, इसमें भी क्या हुआ, फाइनेंसिंग डिसीजन, शेयर से पैसे उठाऊं, डिवेंचर से पैसे उठाऊं, बैंक लोन से पैसे उठाऊंगा, फलाना 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 सोर्स, जो भी हो, कंपनी किसी भी। ठीक है, अब उसने क्या सोचा, लैंड खरीदूं, ऑफिस खरीदूं, फर्नीचर खरीदूं, मशीन खरीदूं, या फिर मैं स्टॉक्स में पैसे डालूं। स्टॉक्स में पैसे नहीं, सॉरी सॉरी, स्टॉक्स खरीदूं, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, डब्बे खरीदूं, बिजनेस में बेचने भी है ना, डब्बों से आप लोग समझ जाओगे। या फिर ये, नहीं नहीं, जो आप समझे वो नहीं भाई, प्रोडक्ट मटेरियल कोई भी, उसका कितना स्टॉक मेंटेन करो, रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, कैश इन हैंड क्या होना चाहिए, कैश इन बैंक क्या होना चाहिए। ये हमारे इन्वेस्टमेंट, मतलब यूजेस ऑफ फंड्स। और ये क्या था, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसे कहाँ से उठाऊं। ये क्या है, यूजेस ऑफ फंड्स, या या डब्बा मतलब स्टॉक, या बिल्कुल।
और ना बिजनेस एक्टिविटी से ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में प्रॉफिट को डिविडेंड के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं या फिर रिटेन करके रख लूं फ्यूचर में रिजर्व बना के, है ना? तो ये आ गया हमारा डिविडेंड सीएल। तो अब चलो, इसने क्रिस्प मैनर में बहुत बढ़िया नोट्स बनाए। वेरी गुड भानु, तुम्हारे नोट्स काफी अच्छे हैं और बच्चों को पढ़ाने में काम भी आ रहा है। चलो, फाइनेंशियल डिसीजन में कौन कौन से आते हैं फिर से देख लो। फाइनेंशियल डिसीजन प्लस इन्वेस्टिंग डिसीजन प्लस डिविडेंड डिसीजन, ये आते हैं तीनों फाइनेंशियल डिसीजन। ओके जी, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होता है इतना? तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के चलते हैं, ठीक है? मैंने क्या किया है देखो जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसी के नोट्स में से मैंने ये इतनी सारी लाइनें क्यों चुराई? क्या ये हम बुक से कैरी नहीं कर सकते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको बोर्ड्स के लिए बोर्ड ओरिएंटेड थोड़ा होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम में लिखना है। और ये इसने थोड़ी आसान भाषा में लिखा है, इसीलिए मैं आसान तरीके से चुरा के आप लोगों के लिए यहाँ पे ले आया हूँ। चलो, अब साथ साथ इसे रीड कर लेते हैं, ताकि ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होता रहेगा ना। शब्द जितने दिमाग में घुसेंगे उतना ही हम एग्जाम में लिख पाते हैं। यही मूल मंत्र है बच्चा, चाहे बीकॉम हो, बीए हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, जितने शब्द दिमाग में घुसेंगे उतने शब्द हम एग्जाम में लिख पाते हैं। इसीलिए हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेने की। स्वाहा। चलो पढ़ लेते हैं। Money required for carrying out business activities is called business finance. Finance is needed to establish a business, to run it, to modernize it, expand it. समझे आप इसका मतलब? समझे क्या? एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए, establish a business, to run it, उसे चलाने के लिए, to modernize it, उसमें कुछ नया 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 करते रहने के लिए, to expand और डाइवर्सिफाई। ये तो भाई सब थोड़े भारी हो गए। एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई समझ रहे हो आप लोग? मतलब जैसे रिलायंस वालों ने किया, हम जियो भी लेके आएंगे, हम पेट्रोलियम में काम करेंगे, हम लोग जियो सिनेमा भी लॉन्च करेंगे, हम लोगों ने बायोकॉम 18 करके एक कंपनी खोल रखी है, उसमें हम प्रोडक्शन हाउस भी चलाएंगे। डाइवर्सिफाई कर दिया उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को, समझ रहे हो आप? अलग अलग तरीके से काम करना, एक्सपेंड करना, डाइवर्सिफाई करना, इसकी बात हो रही है यहाँ। टू एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई इट, टू रनिंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस में रोजाना के काम भी होने चाहिए। पता चला कि पैसे ही नहीं है, अब हमने कहा कि कोई कस्टमर आया, उसे पिलाने के लिए फालूदा खिलाने के लिए फालूदा चाहिए, या फिर किसी को पिलाने के लिए कॉफी चाहिए, पता चला पैसे ही नहीं है। पैसे तो हम सारे लगा के बैठ गए बिजनेस में, कस्टमर खाली हाथ जा रहा है कि हटो, यहाँ पे अकोमोडेशन सर्विस ही अच्छी नहीं है, या फिर सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें एक कप कॉफी नसीब नहीं हो रही, यहाँ पे हम पैसे लगाएंगे उसका क्या होगा? या फिर हम इससे कस्टमर को एक मतलब इस शॉपकीपर को अपना परमानेंट बना लेंगे, तो हम तो कभी आएंगे, हमारी तो कोई खातिरदारी नहीं होगी, है ना? चलो, to run day-to-day operations of business, it is required to buying a variety of assets which may be tangible or intangible। ओए होए, ये भी बहुत गजब की बात हो गई यार। टेंजिबल का मतलब समझ रहे हो? वही वही। हाँ, जो आप सोच रहे हो, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ वही, या बिल्कुल वही। जैसे कि मशीन। क्या सोचते हो यार? क्या सोचते हो? मशीन की बात कर रहा हूँ। मशीन, हाँ, विच कैन बी सीन और टच, वो होते हैं टेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या है? इंटेंजिबल का मतलब है जो है तो, लेकिन मुझे दिखते नहीं है, मैं छू नहीं सकता। जैसे कि भगवान का प्यार, उसका प्यार मतलब ऊपर वाले का ही। ठीक है, ऊपर वाले का प्यार, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन छू नहीं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो है, हम मानते हैं। जैसे कन्हैया जी, हाँ मैंने देखे नहीं, मैंने छुए नहीं, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ, आस्था है मेरी उनमें। ठीक है, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ, नहीं हम यहाँ पे थे टेंजिबल और इंटेंजिबल, लेकिन हम इंटेंजिबल को अच्छा, इस हाँ हाँ, इंटेंजिबल मतलब उसकी याद है। गुड आयुष, आगे चलो 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 आगे बढ़ते हैं। इंटेंजिबल, हाँ मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पे, इंटेंजिबल को हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? इंटेंजिबल को, हाँ, गुडविल एक एग्जांपल है इसका। इंटेंजिबल को हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर आपको क्वेश्चन आए ना अकाउंट्स में ऐसा, व्हाट इज गुडविल, तो उसमें भी लिख देना इंटेंजिबल एसेट, है ना? उसमें ये वाला कीवर्ड भी लिख सकते हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिससे आए, है ना? तो इंटेंजिबल का मतलब वही होता है जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आए, बट विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल, गुडविल। ये तो अपना देसी एग्जाम्पल है भाई, हर जगह चिपका सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज वेरी क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल
एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। चलो ये पॉइंट आपको क्लियर है क्या? ये मुझे अभी आप थम्स अप देके बता दो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन की डीप स्टडी करने के लिए। डीप स्टडी। चलो मुझे जल्दी से थम्स अप देके बताओ आप लोग कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। क्या आया? समझ आया आप लोगों को? हम्म। तो गाइस देखो ना जुल्फों से नहीं नहीं नहीं, देखो ना जुल्फों से नहीं, देखो ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। ठीक है, इसे तो आप पहचानते ही होंगे जी। ये कौन है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। मोटू पतलू का चाय वाला, याद है? देखा है उसने नई दुकान खोल ली, दुकान में क्या क्या लेके आया भाई? नई केटली, और क्या है, नई ट्रे, नए कप, और क्या है भाई ये, नया फ्रिज भी लेके आया है। चलो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं अच्छी उसने दुकान खरीद ली। पहले तो क्या फुरपुरी नगर में एकदम छोटी सी वो, जिसे कहते हैं टपरी टाइप की लगाता था, अभी तो उसने काफी बढ़िया दुकान खोल ली है। ठीक है, तो उसने बढ़िया, हाँ फुरपुरी नगरिया में, तो उसने क्या है अच्छी सी दुकान खोल ली है। उसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया है, ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में किया है? फ्रिज खरीदने में, ये दुकान खरीदने में, है ना, और भी तमाम सारी जो बिजनेस में उसके में यूज होती है। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा है, ये मैंने इधर क्यों लिया? आपको क्या लगा कि मैं आपको नॉस्टैल्जिया कराने वाला हूँ? आपको नॉस्टैल्जिया कराऊंगा मैं आपको मोटू और पतलू की जोड़ी? नहीं नहीं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बिल्डिंग डिसीजन उसको ही कहते हैं। तो हम उसे समझने के लिए आपके लिए ये स्टिकर लेके आए थे। चलो इसे पढ़ते हैं। द डिसीजन लेड टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। में कौन कौन से एसेट खरीदूं? अब मान लो चाय वाला है, अपने जो दुकान है उसमें एक मान लो ट्यूबवेल वाला इंजन खरीद के बैठ गया। अब बताओ उसका कोई काम होना है? नहीं, नहीं ना। उसके यहाँ क्या काम आना है? फ्रिज, ताकि वो बचे हुए जो कुछ चीजें होती हैं, सामग्रियां, समोसा बनाते टाइम, वो उन्हें रख सके। तो उसने फ्रिज खरीदा। अरे उसे बनाने के लिए जमीन तो चाहिए थी ना भाई, है ना? जमीन नहीं होगी तो एमसीडी वाले भगा देते हैं एमसीडी वाले की जाओ जाओ भाई, आपको यहाँ रेंट देना पड़ेगा। बिना रेंट दिए काम नहीं होना था। तो उसने अच्छी जगह पे, हम कह सकते हैं सही डिसीजन लिया, उसने फ्रिज भी ले लिया, उसने एक बिल्डिंग भी ले ली, है ना, बिल्डिंग नहीं दुकान के, ठीक है, दुकान ले ली, ताकि ना वो अच्छे से समोसे बना सके उस जगह। नहीं तो धूल मिट्टी उड़ रही है, पता चले कि धूल मिट्टी वाले समोसे आप खा के बैठे हो। तो चलो पढ़ते हैं। The decision led to careful selection of assets in which funds will be invested by the firms. A firm has many options to invest their funds, but firm has to select the most appropriate. यही मैंने आपको बताया कि देखो भाई, अगर वो गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके बैठ जाता, मतलब गलत जगह पैसे लगा देता, तो उसका तो काम बंटाधार हो जाना था ना भाई, उसकी तो वैसे ही नैया डूब जानी थी। तो इसीलिए ये बोला मैंने कि उसे ना सही जगह पैसे लगा। ठीक है, और सही जगह क्यों लगाने हैं, इनकी जो बातें हैं ना, वो आपको एक एक करके धीरे धीरे नीचे नीचे जाएंगे ना हम, मतलब नीचे नीचे नहीं, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आपको समझता आ जाएगा। ठीक है, चलो select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm and deciding or selecting most appropriate proposals in investment decision। ये बात है हमने समझ भी ली। ठीक है, the firm invest its funds in acquiring fixed asset as well as current asset। ठीक है, तो उसे ना क्या क्या जरूरत है? फिक्स एसेट की भी जरूरत है और करंट एसेट की भी जरूरत है। फिक्स एसेट यहाँ पे क्या है? फ्रिज है, उसकी वो है, दुकान है ना, मैं फिर से बोल गया था, दुकान है उसकी, फ्रिज है। और करंट एसेट उसके लिए क्या है कि वो समोसे में भरने के लिए, समोसा बनाने के लिए मैदा चाहिए ना, उसके एक लिए, एक तरीके से उसके लिए स्टॉक हो गया ना, स्टॉक हो गया ना। उसके लिए समोसे के लिए मैदा लेके आया, आलू लेके आया, गोभी, नहीं गोभी नहीं डलती, हाँ नहीं डलती, तो वो उसके लिए करंट एसेट में आ गए। ठीक है, व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स एसेट इज टेकन इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। भाई मार्क कर ले यहाँ पे, तेरे को ना एमसीक्यू आने वाला है, एमसीक्यू आने वाला है, सीबीएसई देती है। ठीक है, कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी हम उन्हें कहते हैं। कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल, समझ रहे हो ना, बड़ी चीजों की बात हो रही है। चलो बढ़ते हैं आगे कि इसकी ना इम्पोर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की हमारे बिजनेस में इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर उसका स्कोप कितना बड़ा है कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम इतना सोचना पड़ रहा है, इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है ना? वैसे तो हमारा दिमाग, समझ गए जनाब, है ना, अच्छी जगहों में ही लगा रहना चाहिए।
मेरे कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की इंपोर्टेंस क्या है, चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके साथ साथ ही मैं आपको समझाता चलता हूँ, ठीक है ना? डन डन डन। ओके। कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन टर्न द फॉर्च्यून ऑफ कंपनी। अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ना, हमने ले लिया, तो वो ही आगे चल के बताने वाला है कि ये कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, गिरेगी या आगे ऐसे एकदम दौड़ती चली जाएगी, है ना? पूरी जो कंपनी की मतलब, एक समझो कि ये रखी हुई है ना नींव, तो वो रखी रहती है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में। अगर पैसे ढंग की जगह लग गए तो भाई अच्छी किस्मत चमक जाएगी। अगर पैसे ढंग की जगह नहीं लग पाएंगे ना इन्वेस्टमेंट करते टाइम, तो भाई ये बिजनेस का बंटाधार हो गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये जो हम कारण कुछ पढ़ने वाले हैं, इन कारणों की वजह से, या फिर इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, इसमें इतने दे रखे हैं, है ना? और आपके एग्जाम के लिए भी इतने रिलेवेंट है ना? काफी है। ठीक है, इतने काफी है। तो ये जो कारण है, इनकी वजह से हमें फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस में हम जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, उसकी ये इंपॉर्टेंस है। चलो पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, है ना? अगर हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में पैसे लगाते हैं ना, तो इसका सबसे पहला कारण यही होता है कि वो हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने वाले हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे आपने फ्रिज खरीदा, वो 15-20 साल कम से कम चलता ही चलता है, मान लो 10 साल तो चलता ही चलता है। दुकान खरीदी, उसका तो कोई, अगर रिपेयरिंग मेंटेनेंस कराते रहेंगे टाइम टाइम पे, तो फिर तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना? तो ये लंबे समय के लिए चलने वाले एसेट्स, तो इनमें सोच समझ के पैसा लगाना है। ठीक है, चलो इसे पढ़ भी लेते हैं साथ ही साथ। द कैपिटल इन्वेस्टिंग दिस ईयर अफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? ऐसे मान लो, चलो मैं आपको बताऊं। फ्रिज लिया है इसने, ठीक है, सब्जियां उसकी रोज ताजा है, नहीं तो रोज बासी हो जाएंगी ना, फिर उसे नई सब्जियां खरीदनी पड़ जाएंगी। तो उससे से क्या रिटर्न मिल रहा है कि उसे बार बार नई सब्जियां, मतलब फ्रेश सब्जियों के लिए उसे इतनी मशक्कत ना करनी पड़े, इतनी ज्यादा मतलब उसे भाग दौड़ ना करनी पड़े, या फिर इतने ज्यादा बार बार ना खरीदना पड़े, एक बार में वो स्टॉक मेंटेन कर सकता है। ठीक है, उस स्टॉक मेंटेन कर सकता है किस चीज में? अपने फिक्सर जगह, मतलब अपने फ्रिज में। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन दिस डिसीजन ओनली। जो कंपनी की ग्रोथ है ना, वो फिक्स एसेट्स पर डिपेंड रहती है ना? तो चलो आपका पहला पॉइंट क्या हुआ? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। चलिए, अब एक चीज और, मैंने इसके ना एक्रोनिम ज्यादा क्यों नहीं बनाए इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें है ना कि आप लोग ना झूले की तरह झूल जाओगे, है ना? एक्रोनिम ही याद करते रह जाओगे। लेकिन ये चैप्टर क्या है, समझने वाला, एक बार आपके यहाँ सेट हो गया ना बाबू, तो आप एग्जाम में लिख के आओगे, 100% लिख के आओगे, सीबीएसई आपको मार्क्स देगी ही देगी। ठीक है जी, चलो, इसलिए मैंने इसके इतने ज्यादा एक्रोनिम नहीं बनाए, क्योंकि ना एक्रोनिम ज्यादा हो गए, बच्चा फिर उन्हीं को याद करने में लगा रहता है ना? आप लोग अगर समझ गए कि लॉन्ग टर्म डिसीजन या फिर मतलब कैपिटल बेस्ड डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ होनी है कंपनी की, है ना? उसमें क्या होना है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। क्योंकि देखो, एक मशीन खरीद के लाते हैं या फिर हम एक फ्रिज खरीद के लाते हैं, अगर चाय वाले के नजरिए से देखा जाए ना, फ्रिज उसके लिए महंगा, ठीक है ना? उसके लिए वो महंगा है। तो उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, उसमें ज्यादा पैसे लगे हैं यार उसके, काफी पैसे लगे हैं। हो सकता है उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी हो उसमें, है ना? ये भी तो हो सकता है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है? अगर वो ज्यादा पैसे लगा रहा है, अगर उसने गलत जगह लगा दिए पैसे, तो वो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके तो सारे पैसे इस गलत जगह पे ही लग गए। लेकिन उसने क्या किया है, सही जगह पैसे लगाए, फ्रिज पर खरीदने में पैसे लगाए ना उसने अभी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है उसमें। उसमें क्या है, बाइंग ऑफ फिक्स एसेट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, एंड इफ रॉन्ग प्रपोजल इज सिलेक्टेड, अगर गलत जगह पैसे लग गए ना बाबू, तो वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, है ना? तो जो अपने उसके पैसे है ना, वो सारे वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल, सॉरी सॉरी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये ना सोच समझ के लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, लॉन्ग लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तीसरी चीज आती है रिस्क इन्वॉल्व है। अगर पैसे गलत जगह लग गए, तो रिस्क आ सकता है पूरा का पूरा उस पर। कैसे? कि मान लो, अगर चाय वाले ने मोटू से 10,000 रुपए उधार ले लिए, और मोटू तो देखो भाई बहुत ताकतवर है, ठीक है, उसी के समोसे खाएगा और उसी को पीटेगा अगर पैसे नहीं दिए तो। है ना? उसने समोसे उसी के खाए, और फिर ना वो ताकतवर हो गए, फिर से उसे कूटने वाला है,
क्यों? क्योंकि वो उसके पैसे वापस नहीं कर रहा है ना, तो रिस्क भी इन्वॉल्व है क्या, कि अगर हमने क्रेडिटर से पैसे उठाए और हम उसके पैसे नहीं दे पाए, है ना, क्यों नहीं दे पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमने गलत जगह पैसे लगा दिए ना यार, अब तो हमारा कोई उससे सोर्स बन ही नहीं पा रहा इनकम आने का। समझ रहे हो ना, सोर्स बन ही नहीं पा रहा कोई इनकम आने का उस जगह से। तो फिर हमारा गलत डिसीजन हो गया और हम उसके पैसे नहीं दे पा रहे, ये हमारे लिए रिस्क है। रिस्क से क्या क्या हो सकता है, अगर कंपनी ने पैसे वापस नहीं किए होते ना बेटा, तो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती। मतलब समझ रहे हो ना, बाइंड अप। तो रिस्क इन्वॉल्व होता है। तीसरी चौथी चीज है इरिवर्सिबल डिसीजन। अगर एक बार आप कोई चीज मतलब गलत डिसीजन ले लिया ना, तो उसे ना आप वापस नहीं ले सकते। अगर मान लो आपने एक कदम बढ़ा दिया, तो उसे वापस नहीं ले सकते, बिजनेस में ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या होता है काफी कुछ सोच समझ के किसी चीज में पैसा लगाते हैं। ठीक है, अगर हम सोचे और हमने थोड़ा सा भी उसमें लगा दिया है, हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया, तो हम उसे वापस लेंगे ना, तो उसमें भी हमारी कॉस्ट इनकर हो जाती है काफी ज्यादा। ठीक है, मान लो जैसे कि हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया, उससे हमने पूछा कि भाई साहब कहाँ पैसे लगाएं। ठीक है, उसने बता दिया ये वो, मान लो उससे कोई गलती हो। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि सीए इज द लिमिट ऑफ परफेक्शन, बट मान लो मालिक से कोई गलती होगी, नहीं हम सीए को बदनाम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों में से काफी बच्चे सीए बनना चाहते हैं, है ना, तो उन्हें अपन नाम नहीं करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, वो तो अच्छे डिसीजन देते हैं। ठीक है, मान लो मालिक को आ गया ताव कि अरे मैं बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ, और गलत डिसीजन लेके बैठ गया, तो उसके काफी ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाएंगे। ठीक है, और गलत जगह लग गए, तो वेस्टेज ऑफ फंड्स, और जो लग चुके ना उन्हें वापस नहीं लगा सकते। मान लो फ्रिज खरीद के आ गया चाय वाला, ठीक है, अब पता चला नहीं, मैंने छोटा वाला फ्रिज नहीं, मैंने बड़ा वाला फ्रिज लेना है, अब उसको बड़ा वाला भी लेना पड़ेगा फ्रिज, क्योंकि छोटे वाले का काम ही नहीं हो पा रहा, और छोटा वाला अब किसी काम का नहीं रहा ना, क्योंकि उसमें सामान ही नहीं आ रहा, है ना। तो उसे ना फिर बड़ा वाला खरीदने के लिए तो वेस्ट हो गया फंड, और कॉस्ट भी incur हुई। तो चलो इसे हम पॉइंट को थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, कैपिटल बेस्ड डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये वापस नहीं लिए जा सकते, और ना ही इन्हें रातों रात बदल सकते। नहीं, बदल भी नहीं सकते। क्या है? नहीं। involve huge funds and heavy cost, and going back or reversing the decision may result in heavy loss and wastage of funds। अगर हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया और पीछे हम वापस जाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी हमारा नुकसान है भाई, है ना, क्योंकि हमने थोड़े से पैसे उस जगह लगा दिए या फिर पूरे ही पैसे लगा दिए, और हम अब सोच रहे हैं बाद में, है ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मैंने बैठे बैठे आप लोगों को एक मुहावरा सुना दिया। चलो, गोइंग बैक और रिवर्सिंग द डिसीजन मे रिजल्ट इन हैवी लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फंड्स, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस डिसीजन मस्ट बी taken after careful planning and evaluation of the effects of the decision, because adverse consequences may be very heavy। ठीक है, ऐसा ऐसा हमारे बिजनेस में हो सकता है अगर डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंपोर्टेंस क्या थी कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस की? लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, रिस्क इन्वॉल्व, और चौथी चीज क्या है? इरिवर्सिबल डिसीजन। ठीक है, और जो अब हम पढ़ते हैं चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे व्हाइल टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते टाइम हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी? ओ क्या बात है, 5 लोग। 5 लाइक हुए। चलो कोई नहीं, आज मेरी लाइफ की पहली क्लास है, आज 5 है। बाद में अगर कभी कुछ हुआ, मेरा मन ऐसा हुआ कि नहीं नहीं मुझे यही करना है, तब ये तो देते, लेकिन अच्छा है, काफी अच्छा है। चलो, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी बिजनेस में जब हम पैसा लगाते हैं, बिजनेस नहीं, चलो किसी भी हम एसेट में पैसा लगाते हैं, तो हम उससे एक पल को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार उससे ना मेरी थोड़ी थोड़ी अर्निंग होती रहे, थोड़ा बहुत पैसा आता रहे, है ना। थोड़ा अगर पैसा नहीं आया ना, तो मैं, अगर मान लो मैं आज एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ उस मशीन से, और उसे बेचने में मुझे 1 साल का समय लग रहा है, तो पैसा तो भाई बेचते टाइम आएगा ना 1 साल बाद, है ना। तब तक क्या, तब तक तो मैं सूखा बैठा रहूंगा एकदम। बिजनेस में क्या है, कुछ भी नहीं। तो हर दुकानदार या फिर हर कंपनी या हर हर ट्रेडर अपने एसेट से ये एक्सपेक्ट कर सकता है, करता ही है, कि मुझे इससे एक रेगुलर कैश फ्लो होता रहे, मेरे बिजनेस में थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहे, ताकि चल सके बिजनेस। ठीक है, चल, दूसरी चीज क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस पर मुझे कुछ 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 रिटर्न मिलता रहे।
इन द फॉर्म ऑफ इनकम आता रहे। मतलब जैसे कि मान लो कि मैंने किसी जगह इन शेयर्स में पैसे लगाए, ठीक है, तो मैं उससे ये एक्सपेक्ट करूंगा भाई मुझे थोड़ा 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 डिविडेंड मिलता रहे, ताकि मेरा काम चलता रहे। अगर मेरे को डिविडेंड नहीं आया ना उस जगह से, तो हो सकता है कि मेरी अर्निंग ना हो पाए, है ना। और काफी सारी चीजें हो सकती हैं ऐसी जो ना हो पाए अगर रेगुलर इनकम ना आई तो। और इन्वेस्टमेंट जो किया है उस पर थोड़ा रिटर्न मिलता रहे। ठीक है, मान लो हमने कोई एसेट खरीदना है, जो मान लो उसमें दो एसेट है, ठीक है, एक है एसेट ए, एक है एसेट बी। एक जो एसेट ए है वो हमें दे रहा है 10% का रिटर्न। कि मान लो आपने 5 साल तक इसमें कुछ भी पैसे लगाए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लगाए, ठीक है, इससे आपको हर साल करीब ये समझ के चल लो कि 10-10 10 10 रुपए की इनकम भी हो रही है। ठीक है, वहीं दूसरी मशीन जिसमें हमने मान लो कि 150 रुपए लगाए, और उससे ना 150 नहीं, इसमें भी चलो 100 रुपए लगाए, और मान के चलते हैं इससे हमें हर बार 20-20% की इनकम हो रही है ना। मतलब 20 रुपए इस साल आ गए, 20 रुपए इस साल आ गए, 20 साल, है ना, 20 रुपए इस साल आ गए। तो उसमें क्या हो रहा है कि हमें इससे रिटर्न ज्यादा आ रहा है, जबकि इसमें कम आ रहा है। ए मशीन में कम आ रहा है 10%, बी मशीन में ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या सोचेंगे कि हम बी मशीन में पैसा लगाते हैं, ताकि हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। ठीक है, तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन उसे करने के लिए कोई साधन है क्या। साधन इन द सेंस कि वो फुलफिल हो तो जाएगा ना। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें काफी सारी चीजें, मान लो हम की एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं बहुत शानदार एकदम, बुर्ज खलीफा, ठीक है। अब बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए भाई मजदूर भी चाहिए मेरे, है ना। मजदूर में कहाँ से, बिहार से, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, चल। मजदूर मैं कहाँ से हायर करूं, मजदूर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या मेरे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी है, क्या मेरे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें काम आए। या फिर इनपुट मशीनरी, कोई मशीनरी ऐसी है जो मान लो मेरे को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, उसमें मशीन चलती रहती है, सीमेंट वगैरह घोलती है, तो वो मशीनरी है या नहीं, या फिर वो टेक्नोलॉजी है या नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है या नहीं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाते टाइम में नंबर ऑफ कैलकुलेशन, नंबर ऑफ चीजें हमारे दिमाग में हमें कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तब। ठीक है जी। और जो इसी तरह के सारे डिसीजन होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। और जो, और मैंने आपको हाँ अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हम ना कंपेयर करेंगे कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, जो अच्छा होगा उसमें पैसा लगाएंगे। ठीक है, हमें एक्चुअली गोल क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर, कि हमारे ना जो है, हमारे पास जो चीज है, मान लो हमारे पास कोई चीज अवेलेबल है, तो इंसान के पास क्या होता है, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड रुकना, मेरा ना लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं इसमें चार्ज लगा देता हूँ। एक सेकेंड, 1 मिनट रुकना बस। अच्छा, तब तक आप लोग बताओ, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं, थोड़ा चैट्स में थोड़ी हलचल तो बढ़ाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलो, चलो चलो चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ, तो ये हमने तीनों रीड भी कर लिए थे इसके साथ ही साथ। हाँ शायद हमने रीड नहीं किए थे क्या। चलो फिर से कराया, कोई दिक्कत नहीं। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, वो क्या क्या होते हैं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि हमें ये कोई भी होता है, कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड्स इन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्ट्स, ये हमेशा एक्सपेक्ट करती है क्या, कि हमें रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये मैंने आपको ही बताया।
ठीक है? अगर आप लोग एक बार मेरे से पढ़ने के बाद ना इसे इन्हीं नोट से या फिर आपके पास जो भी बुक है, उससे एक बार पढ़ोगे ना, तो आप सच में फोड़ के आने वाले हो एग्ज़ाम में। बिलीव कर लो एकदम 100% आँख बंद करके, ठीक है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या? ठीक है? हम किसी न किसी जब हम एसेट में पैसा लगाते हैं, तो हम उससे सोचते हैं कि हमें इतना-इतना पैसा आता भी रहे हर साल। जैसे कि किसी ने देखो इसमें क्या लिखा है, मशीन ए में हमने मतलब प्रोजेक्ट ए में हमने 10% लगाया, 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम प्रोजेक्ट बी में हम 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या हमें सोचना है कि प्रेफ़र करनी कौन-सी मशीन प्रेफ़र करनी चाहिए? मशीन बी, क्योंकि ना उससे हमें 15% की इनकम हो रही है ना? तीसरा क्या हमने इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, उसके लिए जो कुछ-कुछ क्राइटेरियाज़ मीट कराने हैं, जैसे कि उसे के लिए लेबर है या नहीं, टेक्नोलॉजी है या नहीं, इनपुट चाहिए वो है कि नहीं, कुछ उसके लिए तमाम सारी प्रकार की चीज़ें, रॉ मटेरियल है या नहीं, तमाम तरह की चीज़ों के लिए कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, कब? जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीज़न कर रहे हैं तो, ठीक है? अब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीज़न को ना आपको ना एक बार समरी करा देता हूँ। चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं। चलो समरी यही है कि हम जो इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेते हैं उसमें क्या कि हम कौन से एसेट में पैसा लगाएँ, ठीक है जी? कौन से एसेट में पैसा लगाएँ सबसे बेस्ट ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है? उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट जो करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना है, उसमें हमें क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है कंपनी की, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व्ड इसलिए हमें तो सोचना पड़ता है, रिस्क इन्वॉल्व रहता है काफ़ी सारा, इर्रिवर्सिबल डिसीज़न होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है? फैक्टर्स क्या-क्या हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे व्हाइल टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीज़न क्या-क्या? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पैसे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। चलिए अपन बढ़ते हैं दूसरे डिसीज़न की तरफ जो है हमारा फाइनेंसिंग डिसीज़न। गाइस क्या हम 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं ताकि आप लोग भी ज़रा पानी वगैरह पी लो और मैं भी ज़रा पानी वगैरह पी लूँ, थोड़ा-सा गला सूख रहा है। चलो आप लोग भी ज़रा पानी वगैरह पी लो और मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूँ, फिर करते हैं स्टार्ट, ओके? हाँ जी, हाँ जी। चलो स्टार्ट करें ना अभी? हुँ, स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा डिसीज़न, जो कि होता है फाइनेंसिंग डिसीज़न। एक बिज़नेस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों रहता है कि हम पैसे उठाएँ, उसका सोर्स क्या होना चाहिए यार? डेट होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डेट की भी एक कॉस्ट होती है, इक्विटी की भी एक कॉस्ट होती है। और आपको एक दिल की बात बताऊँ, जो इक्विटी की कॉस्ट होती है ना, वो डेट की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा महँगी पड़ती है। क्यों? चलो पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम ये किताबी बातें पढ़ेंगे। हैं जी? चलिए, जैसे कि क्या? बाहर वाले इसका मतलब हम समझेंगे डेट फंड। अपने इसका मतलब है कि हमारा इक्विटी और इक्विटी तो वैसे भी अपना ही होता है ना? मालिक होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या फिर शेयर होल्डर्स, ठीक है? बाहर वाले होते हैं, कौन होते हैं? डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स ये सारी चीज़ें ना। चलिए, अब इसको हम एक घर के माध्यम से समझें। क्या होता है कि आपके घर पे मान लो मेहमान आए, ठीक है? मेहमान आए आपके घर पे और सॉरी सॉरी तो क्या आपके घर पे मेहमान आए और आपके घर पे एक बहुत मस्त सब्जी बनी है, जो कि मान लो जो भी आपकी फेवरेट हो। चलो मेरी फेवरेट है मटर पनीर तो मैं उसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ओके? मान लो मेरे घर पे मेहमान आए और मटर पनीर बनी है। तो क्या हुआ जो मटर पनीर है पहले किसको खिलाई जाएगी? मेहमानों को। क्यों? क्योंकि वो आए हैं ना, थोड़ी इज़्ज़त देनी पड़ेगी मेहमानों को, है ना? तो मेहमानों को पहले हमने सर्व की, पता चला थोड़ी-सी कम रह गई। तो अपन क्या बोलते हैं कि चलो मेहमानों को अच्छे से खा लेने दो, अपन तो रोज़ ही खाते रहते हैं, तो अपन कल खा लेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या? डेट वाले पहले अपना इंटरेस्ट लेके जाएँगे, फिर बचा हुआ जो है, वो इक्विटी को मिलेगा। मतलब बाहर वालों को अच्छे से खिला दिया, फिर जो भी बचा, कम बचा, ज़्यादा बचा, वो इक्विटी वाला।
अब मान लो फॉर एग्जांपल अगले दिन फिर से पनीर की सब्जी बनी, तो सारी की सारी किसके लिए? अपनों के लिए है भाई। मेहमान तो पहले ही दिन खा के चले गए ना। अब अगले दिन जो बनी, अब आप जो इतना सारा बना हुआ है ना, अब आपको खाना है, ठीक है, आपका अधिकार है उस पर, सिर्फ आपका, ठीक है, आपका अधिकार है उस पे, आपको खाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, डेड वालों को जितना चाहिए था वो खा के चले गए, मतलब बाहर वालों को जितना खाना चाहिए था वो खा के चले गए। बचा हुआ किसका है? सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। मतलब ऐसे ही जो बचा हुआ कंपनी का सारा प्रॉफिट है, किसका है? इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ठीक है, तो उन्हें मिलना है सब कुछ। चलो अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। चलो अब मेरे हिसाब से ना अपन लोगों को इसमें थोड़ा आगे बढ़ लेना चाहिए। ठीक है जी। चलो, क्या फाइनेंसिंग डिसीजन, द इम्पोर्टेंट, अब इसमें सेकंड फर्स्ट मत करना है ना। जरूरी नहीं है कि ये सेकंड पर ही आ जाए, क्योंकि इसे फर्स्ट कर ले। द इम्पोर्टेंट डिसीजन विच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन से सोर्स से हम पैसा उठाएं, किस सोर्स से? बाय इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, और बाय टेकिंग लोन एंड एडवांसेस, या मैं लोन लूं, डिवेंचर से इशू करूं, या फिर मैं शेयर से पैसा उठाऊं। सॉरी, डिसाइडिंग हाउ मच रेज फ्रॉम सोर्स इज कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। अब मैं डेट से उठाऊं तो कितना उठाऊं, इक्विटी से उठाऊं तो कितना उठाऊं, बैंक से उठाऊं पैसा तो कितना उठाऊं, लोन लेके उठाऊं किसी रिश्तेदार से तो कितना लूं, कहां से लूं और कितना लूं पैसा। ठीक है, तो वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, अब जो होता है फाइनेंस, उसे हम मोटा मोटी दो तरीके से पढ़ के चलेंगे, दो तरीकों में या फिर दो मेथड्स में। क्या क्या? ओनर्स फंड, दूसरा है बोरोड फंड। ओनर्स मतलब अपना पैसा, मालिकों का पैसा, मालिक मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, मालिक मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, इक्विटी मतलब बड़े वाले मालिक, प्रेफरेंस मतलब छोटे वाले मालिक, मालिकों का पैसा, इन फैक्ट इन शॉर्ट ओनर्स फंड। ठीक है, बोरोड फंड का मतलब क्या है? बोरोड फंड मतलब बाहर वालों का पैसा। इट मीन्स कि आपने बैंक से क्या लिया, है ना, और डिवेंचर से क्या लिया, लोन से पैसा क्या लिया। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स कॉन्स्टिट्यूट ओनर्स फंड। मतलब क्या है इसका? मतलब आप समझे बाबू, इसका मतलब है जो शेयर कैपिटल आपकी है ना, उसमें अब बैलेंस शीट देखना भाई, उसमें क्या होता है कि रिजर्व एंड सरप्लस भी पड़ा रहता है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती है। रिटेन्ड अर्निंग होती है ना, मतलब रिटेन करके जो हमने पैसा रख लिया वो भी तो हमारा ही है ना भाई, कुछ हमने बांट दिया, कुछ जो बचा वो भी तो हमारा ही है। ठीक है, तो जो हमने बाहर अपने लोगों से पैसा लिया ना, अपने लोगों से पैसा, और जो हमारे पास पड़ा हुआ था उतना ही पैसा है ना, तो वो हुआ हमारा ओनर्स फंड। ठीक है, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स कॉन्स्टिट्यूट ओनर्स फंड। ये जो शेयर कैपिटल होती है और रिटेन्ड अर्निंग्स होती है वो अपना पैसा होता है, जबकि डिवेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी के बॉन्ड्स जो इशू होते हैं वो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट बोरोइड फंड। ये जब चीजें आ जाती है ना बाहर वाली, तो इनसे क्या बन जाता है भाई? बोरोइड फंड। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड हाउ मच रेज फ्रॉम ओनर्स एंड हाउ मच रेज फ्रॉम बोरोइड। मतलब कितना पैसा मैं अपनों से लूं, कितना पैसा परायों से लूं। ठीक है जी, इसका मतलब कि मैं कितना पैसा इक्विटी से लूं, या फिर मतलब कितना पैसा मैं अपने मतलब शेयर होल्डर्स से लूं, और कितना पैसा मैं बाहर वालों से लूं। मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ना ये सारी चीजें घुसे, है ना, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मैं बुक के नोट्स उठा के लाया हूँ, नहीं तो मेरे पास ना क्रिस्प मैनर में काफी अच्छे नोट्स भी थे। लेकिन अभी आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट घुसे, बार बार घुसे, है ना, तभी तो आपको एग्जाम में याद आएगा। चलो, while taking this is here, the finance manager compares the advantages and disadvantages of source of finance। डिसएडवांटेज और एडवांटेज कैसे हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने लोन से पैसे उठाए, ठीक है, लोन लेके बैंक से आप पैसे लेके आए, ठीक है, अब मान लो, ओए होए होए होए, बहुत मेरे को क्लासिक एग्जांपल आया। मान लो कि आप बैंक से पैसे लेके आए, लोन लेके, ठीक है, अब क्या है, अगले महीने भगवान ना करे कोविड जैसा कोई वायरस आ गया, ठीक है, अगर कोविड जैसा कोई वायरस आया तो लॉकडाउन हो जाएगा, लॉकडाउन से आप कमाने नहीं जा पाओगे, कमाने नहीं जा पाओगे तो उसका इंटरेस्ट वापस नहीं करने जा पाओगे। लेकिन बैंक में क्या होता है, एक बार अगर लोन की बटन दबा दी ना बेटा, तो वो ना मीटर लोन का भागता ही रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, कैसे? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। अब क्या है कि जैसे अगर हम बाहर से पैसा, डिवेंचर से पैसा लेके आए, तो उसकी कॉस्ट क्या है? डिवेंचर इंटरेस्ट। अगर हमने इंटरेस्ट वापस नहीं किया ना,
तो पता है बैंक हमारे घर पे आ जाएगी और हमारे बर्तन बेच के नीलामी करके अपने पैसे वसूल करेगी। तो वो हो गई उसकी कॉस्ट। ठीक है? तो वो उसका एक तरीके से डिसएडवांटेज हो गया, है ना? कैसे? कि अगर हम पैसे वापस नहीं कर पाए तो क्या? पैसे वापस नहीं कर पाए तो क्या? वो हमारे लिए डिसएडवांटेज हुआ। अब एडवांटेज कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको याद करो पुराने एग्जांपल में क्या बताया था, मटर पनीर की सब्जी बनी और जो बाहर वालों को जितनी खानी थी उतना वो खा के चले गए, बाकी जो बची किसकी? वो अपनी, है ना? तो उन्हें कितनी चाहिए थी? सिर्फ इतनी सब्जी, बची कितनी? इतनी सारी। ठीक है? तो उन्हें सिर्फ इतनी चाहिए थी, वो हमारा एडवांटेज हुआ। ठीक है? वो लोन के लिए हमारा एडवांटेज हुआ। कैसे? क्योंकि उन्हें तो सिर्फ इतना सा हिस्सा चाहिए ना हमारे प्रॉफिट में से। जैसे कि प्रॉफिट हुआ आपको 100 रुपए का, उसमें से 20 रुपए का इंटरेस्ट है, 80 बचा किसका? शेयर होल्डर्स का। ठीक है? तो वो एडवांटेज है, उनकी कॉस्ट कम है। ठीक है? डिसएडवांटेज क्या है? कि अगर हमने पैसे वापस नहीं किए ना तो इंटरेस्ट का जो मीटर है ना वो रफ्तार से भागेगा, अगर हमने पैसे नहीं चुका पाए तो। ठीक है? चलो पढ़ते हैं इसे। While taking the decision, the finance manager compares the advantages and disadvantages of different sources of finance. The borrowed fund have to be paid back and involve some degree of risk, wherein owner's fund no fixed commitment of repayment and there is no risk involved. चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अगर हम बाहर से पैसा लेके आए तो उन्हें देना ही देना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ से हम इस लाइन को पढ़ते हैं कि अगर ओनर्स का पैसा है, अपना पैसा है, मतलब शेयर होल्डर्स का, तो ये जरूरी नहीं है कि उन्हें डिविडेंड दे ही दे, है ना? दे ही दे। क्यों? अगर प्रॉफिट हुआ तो भाई दे देंगे, लेकिन अगर लॉस भी हुआ ना भाई तो उन्हें देना पड़ता है डिवेंचर होल्डर्स को। नहीं दिया तो बैंक घर पे आ जाएंगे। तो क्या अपने लोगों को पैसा नहीं दिया ना तो इसमें कम रिस्क है कि अगर लॉस हुआ तो अपने लोग एक बार को मान भी जाएंगे, मतलब ओनर्स जो होते हैं शेयर होल्डर्स वो एक बार को मान भी जाएंगे, कोई नहीं हमें पैसे आप बाद में देंगे, चले जब हो तब दे देना चले, लेकिन डिवेंचर्स को चाहिए चाहिए। ठीक है? तो जो हमारे ओनर्स फंड होता है ना उसपे कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होता कि हम आपको पैसे देने ही देने हैं। ठीक है? लेकिन जो क्या होते हैं डिवेंचर्स, उनमें क्या है, या फिर लोन या फिर बॉन्ड्स। ठीक है? उन पे हम डिग्री ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्या? क्योंकि वो हमें देने ही देने होते हैं। ठीक है? फाइनेंस मैनेजर प्रेफर्स टू मिक्स ऑफ बोथ टाइप्स अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंस मैनेजर फिक्सेस अ रेशियो ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। लेकिन एक कंपनी हमेशा क्या प्रेफर करती है? वो ये प्रेफर करती है थोड़ा सा हमारे पास डेट का पैसा भी हो, थोड़ा सा पैसा कुछ पैसा अपना भी हो, जैसे कि ओनर्स फंड का भी। अब ऐसा क्यों? है ना? मन में यही आता है ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट कम होता है ना बेटा, प्रॉफिट कैसे कम होगा? अगर हमने उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा डाल दिए P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। ठीक है? जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 100 रुपए की कोई इनकम कमाई मैंने, 100 रुपए की मैंने कोई इनकम कमाई, उसमें मैंने दिखा दिया कि मुझे 80 रुपए का खर्चा है। 80 रुपए का क्या खर्चा? जैसे मान लो मैंने 80 रुपए का इंटरेस्ट दिखा दिया, बचा प्रॉफिट कितना? 20। अगर 20 आया तो क्या है? टैक्स भी तो सिर्फ 20 पे लगेगा, है ना? और टैक्स अगर कम पे लगेगा तो हमें टैक्स कम भरना पड़ेगा। ठीक है जी? ठीक है जी? अगर मान लो हमने 100 रुपए, दूसरे एग्जाम्पल में चल रहा है इसी में, है ना? अगर हम मान लो हमने फिर से 100 रुपए कमाए, ठीक है? अब इस बार पता चला हमारा कोई एक्सपेंस ही नहीं है, तो पूरे 100 रुपए का टैक्स लग जाएगा। और मान के चलो टैक्स की रेट है 10%। अगर 20 रुपए मेरे को उधर देने पड़े थे जब मैंने 80 रुपए का खर्चा दिखाया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, 80 रुपए का इंटरेस्ट, तो मेरे को 20 रुपए बचे। 20 पे अगर मैं मान लो 10% इंटरेस्ट दूंगा तो क्या बचेगा? 2 रुपए। 2 रुपए मैंने इंटरेस्ट दिए, 18 रुपए ही बचे हैं। लेकिन इस बार मैंने अगर क्या दिया, इस बार मैंने क्या 100 रुपए कमाए और मेरे पास कोई इनकम ही नहीं है, तो मैंने टैक्स कितना दिया? 100 रुपए पे 10%, है ना? सॉरी 20% दिया था या 10%? हाँ 10% मान के चलते, 10% टैक्स टैक्स दिया था। हाँ, तो अगर मैं 100 रुपए पे 10% टैक्स दिया तो कितने गए? 10 रुपए। जबकि हमारे पिछले वाले में कितने गए थे? 2 रुपए। इस बार कितने गए? 10 रुपए। क्या फायदा हुआ? है ना? तो क्या मान के चलते हैं कि थोड़ा डेट भी होना चाहिए ताकि हम खर्चे दिखा के थोड़ा सा टैक्स का भी फायदा ले। ठीक है? तो एक कंपनी क्या प्रेफर करती है? मिक्स ऑफ बोथ टाइप्स अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंस मैनेजर फिक्सेस अ रेशियो ऑफ ओनर फंड एंड बोरोड फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? क्या होता है? पहले तो कॉस्ट, पैसा उठाने की कॉस्ट। जैसे कि जो मैंने आपको ना ज्यादातर बातें ना बेटा ऊपर ही बता दी है, तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है? कॉस्ट, कि जो कॉस्ट क्या, जैसे डिवेंचर होल्डर्स को उतना ही फिक्स मिलना था,
बचा हुआ किसका सारा का सारा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। चलो साथ ही साथ रीड कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डिफरेंट एंड फाइनेंस मैनेजर्स ऑलवेज प्रेफर्स द सोर्स ऑफ मिनिमम कॉस्ट। जिसमें कम कॉस्ट आए, सबसे कम, जैसे कि उन्होंने सिर्फ इतनी ही पनीर खानी थी, बाकी जो बची हुई कितनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो किसको प्रेफर करेगा वो, डिवेंचर्स को, है ना। और फिर अपन दूसरा पढ़ते हैं, रिस्क। रिस्क क्या है, वो रिस्क एसोसिएटेड विद borrowed fund as compared to owners fund securities. Finance manager compares the risk with the cost involved and prefers security with moderate risk factor। क्या जिसमें कम रिस्क होगा ना, हम उसे लेंगे। जैसे कि शेयर होल्डर्स पे कम रिस्क है, शेयर होल्डर्स को कम रिस्क है। जैसे कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दे दो, नहीं हुआ तो मत दो, बाद में दे देंगे। लेकिन डिवेंचर वाले को हमें देना ही देना पड़ेगा उसका इंटरेस्ट, है ना। तो रिस्क किस में ज्यादा है, डिवेंचर होल्डर में, क्योंकि हमने उसे इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा अगर हम लॉस में हुए तो भी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ना आप एक बार खुद से भी रीड करना, ठीक है जी। कैश फ्लो पोजीशन पहले रीड करते हैं फिर समझते हैं। द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी आल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग सिक्योरिटीज विद स्मूथ एंड स्टेडली कैश flow. Companies can easily avoid borrowed fund securities, but when companies have shortage of cash flow, they must go for owners fund security only। अगर मान लो कंपनी में कैश फ्लो नहीं आ रहा, मान लो, चलो मेरे एक दोस्त है, ठीक है जी, मान के चलते हैं मेरा एक दोस्त है, उसके पापा बिजनेस करते हैं। उसके पापा बिजनेस किस तरह से करते हैं कि मान लो भाई साहब आप ना सामान लेके चले जाओ, पैसे भले ही 1 साल बाद भिजवा देना, लेकिन, और जबकि मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसके पापा का बिजनेस क्या बोलता है कि नहीं नहीं भाई, तू अभी सामान खरीद, अभी के अभी पैसे दे के या मेरे को, अभी के अभी पैसे दे के या मेरे को। कैश फ्लो किस में ज्यादा बेटर हुआ, दूसरा दोस्त है, अभी के अभी पैसे चाहिए भाई, है ना। तो हमारे पास कैश का फ्लो बना रहेगा। अगर मान लो, अब इसको हम इन चीजों से कैसे जोड़ते हैं, चलो समझते हैं। जैसे कि अगर डिवेंचर होल्डर्स है ना, उन्हें हमें इंटरेस्ट देना है, अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हम उन्हें इंटरेस्ट कैसे दे पाएंगे, है ना। कैसे दे पाएंगे इंटरेस्ट, नहीं दे पाएंगे ना बाबू। इसीलिए हम कहते हैं कि कैश फ्लो अगर बिजनेस में है तो हम डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो चलो इसे आप लोग फिर से पढ़ लेना, और मैंने वैसे आपको पढ़ाई दिया है। जो देखो फिर से पढ़ लेते हैं। अगर कंपनी होगी विथ स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो, अगर उसके पास ना कैश फ्लो होगा तो वो इजीली अफोर्ड कर सकती है बोरोड फंड को, है ना, इजीली अफोर्ड कर सकती है। जबकि क्या होता है, अगर कंपनी में शॉर्टेज है ना कैश फ्लो की, तो वो ओनर्स फंड के लिए जाए, ठीक है, सिक्योरिटी मतलब इश्यू करें। ठीक है जी। चलो चौथा क्या है, कंट्रोल कंसिडरेशन। अब क्या होता है कि जैसे हम शेयर इशू करते हैं ना किसी बिजनेस में बेटा, तो उससे क्या है, हमारी जो कंट्रोल पावर होती है ना एक बिजनेस में, वो भी धीरे 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 कम होती जाती है। जैसे कि एक ब्रांड आया था, नायका है या शायद मीशो करके कोई, मीशो या नायका में से कोई एक ब्रांड है, जिसके ना मोस्टली शेयर्स ना एक एक्ट्रेस ने खरीद रखे हैं, जो जिसका नाम है कि कृति कृति कृति, पता नहीं उसका कोई गाना है, जा रांझण रांझण तू भी क्या याद रखेगा, ऐसे करके कोई गाना है उसका। वो जो एक्ट्रेस है ना, उसने क्या किया था, एक कंपनी बनी थी, ठीक है जी। एक कंपनी ने क्या सोचा कि हम ना इस फलानी हीरोइन से अपना ना ब्रांड एडवर्टाइज कराएंगे। अब ब्रांड को एडवर्टाइजमेंट कराने की इतनी कॉस्ट आ गई कि कंपनी को ना अपने ज्यादातर शेयर्स उसी हीरोइन को देने पड़ गए, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपने उसे शेयर्स ही दे दिए। तो अब उनका कंट्रोल कम हो गया ना, और उस हीरोइन ने क्या किया कि ज्यादातर जो उसके शेयर्स उसके पास आ गए, तो वो अपना कंट्रोल बनाने लग गई उस पे। तो अगर हमारे शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, अगर हमारे बिजनेस का ज्यादातर हिस्सा किसी के पास चला गया ना बेटा, तो फिर वो हमारे बिजनेस पे कंट्रोल करेगा, है ना। और जबकि डेट वाले क्या होता है, उनको तो सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है, ठीक है, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता बिजनेस पे। इस बात को हम अभी रीड भी कर लेते हैं, चलो। shareholders want to retain the complete control of business, then they prefer borrowed। अगर ऐसा होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास रिटेन ज्यादा हो गए शेयर्स, तो कंपनी क्या करती है, बोरोड फंड जो होते हैं ना, मतलब जो हम बाहर से पैसा उठाते हैं, उसे प्रेफर करती है, ठीक है। क्योंकि अगर और पैसे उठा लिए ना ओनर्स फंड से, तो सबका कंट्रोल, हमारा तो कुछ कंट्रोल ही नहीं बचेगा, बाकी सारे लोगों का कंट्रोल आ जाएगा जो शेयर्स खरीद रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट, कि जब हम मार्केट से पैसा उठाते हैं ना, तो उसमें हमें ना कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। जैसे कि क्या, जैसे कि हमने अगर शेयर उठाने हैं, तो पब्लिक को पता तो चलना चाहिए ना कि हमें उनसे पैसे लेने हैं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा, हमें उन्हें बताने के लिए एक तरीके से एक मान लो चिट्ठी छपवानी पड़ेगी, जिससे उन्हें पता चले कि हाँ हमें उन्हें हमें उनके पैसों की जरूरत है। तो वो क्या करेंगे, अपने पैसे हमें देंगे, लेकिन उन्हें पता चलेगा कैसे, हमें प्रोस्पेक्टस इशू कराने पड़ेंगे,
ये आपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में पढ़ रखा होगा अकाउंटिंग में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एक तरह का, चलो मान लो एक लेटर टाइप का है, जो जैसे आप उनको भेजते हो। नहीं नहीं, उनको नहीं। चलो, अभी लेटर वेटर वाला जमाना गया, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, ईमेल पे भेज देती है, मान लो चलो प्रोस्पेक्टस, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि हाँ इस कंपनी ने पैसों की जरूरत है, ठीक है, तो फिर ना कॉस्ट क्या इन्वॉल्व हो रही है इसमें, प्रोस्पेक्टस इशू कराने की, जो अंडर राइटर्स फीस, या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा वो भी तो कुछ अपने पैसे लेगा, है ना, काम करने के लीगल एक्सपेंसेस होंगे, है ना, तो ये काफी सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो जिसमें हमें कम एक्सपेंस इंकर करना पड़ेगा, जितनी कॉस्ट कम इंकर करनी पड़ेगी हम उसे प्रेफर करेंगे। जैसे कि हमें शेयर्स इशू करते वक्त ना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इन कंपेरिजन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, तो इसको हम रीड भी कर लेते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट, इन कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज सच एज ब्रोकर का कमीशन, अंडर राइटर्स की फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस, फर्म प्रेफर सिक्योरिटीज विच इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है ना, हम उसे प्रेफर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्या आता है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाँ, तो फिक्स ऑपरेटिंग के कॉस्ट क्या है, अगर मान लो कोई हमने खरीद मतलब सॉरी कहीं से पैसे उठाए, तो उसे ऑपरेट करने के लिए ज्यादा पैसे लग रहे हैं, मान लो, ऑपरेट क्या मतलब, कोई हमने एसेट खरीदा, ठीक है, उसे ऑपरेट करने के लिए अगर ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो हमारे पास पैसे कम बचेंगे, तो हम डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट नहीं कर पाएंगे, या फिर शेयर्स की डिविडेंड कम जाएगा, तो ये फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, है ना, या फिर कोई भी फिक्स कॉस्ट होती है बिजनेस की, अगर वो ज्यादा है, ठीक है, अगर वो ज्यादा है तो हमें ओनर्स फंड को प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी खुद की कॉस्ट ज्यादा है ना, और मान लो किसी साल हमारा लॉस हो गया, तो हमारे पास तो लॉस हुआ, लॉस से फिर हम इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, समझ रहे हो ना, तो उस तरीके से हमें ना फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर ज्यादा है तो हमें ना शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस वो देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना अगर पैसे एक बार को नहीं कमाए ना, तो उन्हें अगले साल भी दे सकते हैं, ठीक है। और क्या, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट में अभी हालत चल रही है उस हिसाब से आपको सोच लेना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, फाइनेंसिंग डिसीजन। चलो मैं आपको इसे फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि हमें कितना पैसा कहाँ से उठाना है, मतलब कहाँ से पैसा उठाना है और कितना पैसा उठाना है, ठीक है। चलो, जो शेयर होल्डर्स में शेयर कैपिटल होती है और जो रिटेन अर्निंग्स होती है, वो हमारी ओनर्स फंड को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जबकि डिवेंचर लोन बॉन्ड होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किस चीज को, बोरोड फंड। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब ये बनाते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या है, कॉस्ट है, रिस्क कितना है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है, कंट्रोल कंसिडरेशन क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सारी चीजें हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में आ जाती है। चलो, अब मैंने देखो आपके लिए यहाँ पे एक और स्टिकर लेके आया हूँ। प्रतिभा दिए हैं पर साधन नहीं दिए, याद है ना कौन सी मूवी का है, सुपर 30। जब पंकज त्रिपाठी जब विधायक बन के आते हैं और इनसे कहते हैं कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या इन्हें प्रतिभा मतलब इन्हें, हाँ अच्छी बात है भाई, तुम हमें प्रोत्साहन दे रहे हो, बट क्या चीज, हमें कुछ साधन भी चाहिए उसके लिए, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ, अच्छा चलो एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, मालिक, इज्जत से घर नहीं चलता, पैसे से घर चलता है, ठीक है, आपके मोहल्ले में कितनी भी इज्जत हो उससे घर नहीं चलता, पैसे से घर चलता है, ठीक है। चलो देखो, और मी मैं ये, मी लुकिंग एट माई बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मान लो कि मैंने किसी शेयर में पैसे लगाए और शेयर से मुझे कोई डिविडेंड ही नहीं आ रहा, है ना, डिविडेंड इनकम ही नहीं आ रही, तो ये भी मेरे लिए खराब बात है। चलो, लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, पढ़ते हैं हम अपने डिविडेंड डिसीजंस को, ठीक है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड, जो मैंने कमाया ना प्रॉफिट, उसका मैं क्या करूं भाई, क्या करूं, ठीक है। प्रॉफिट मेरा कम आता है, सॉरी कम नहीं, मेरा कब आता है, जब मैं कुछ कॉस्ट जो हमारे बिजनेस की होती है ना, उन्हें माइनस कर देते हैं अपनी इनकम्स में से कुछ एक्सपेंसेस को, तब। जैसे क्या क्या, जैसे हमारे प्रॉफिट हुआ, मान लो हमारी कोई इनकम हुई बिजनेस, ठीक है, उसमें किसका भी हिस्सा होगा, एम्प्लॉयज का भी एक हिस्सा होगा, क्या भाई, उनकी सैलरी नहीं देनी, है ना, क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी क्या आपको, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं देना क्या आपको, सॉरी, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स को आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड देना है, तो एक कंपनी कुछ भी कमाती है उसमें तमाम सारे लोगों का हिस्सा होता है ना, तो हमारा इससे बनता है डिविडेंड सी, जैसे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा, फिक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की कुछ फिक्स लायबिलिटी होती है उनकी भी हमें पेमेंट करनी होती है, ठीक है। चलो,
व्हाट टू डू विद द रेसिडुअल और लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये डिसीजन किस काम आता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट बचा ना उसका क्या करना है भाई, रिटेन अर्निंग करनी है या फिर हमें बांट देना है शेयर होल्डर्स में। ठीक है, चलो। अंडर डिविडेंड सीएन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज रिटेन अर्निंग्स। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कि अर्निंग क्या हो रही है, जैसे अर्निंग कैसे है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है कि नहीं, कैश फ्लो पोजीशन क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है। चलो अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो हमारे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, वो किससे होते हैं भाई? या तो हम करेंट ईयर के प्रॉफिट से देंगे या फिर प्रीवियस ईयर जो हमने कमाया था उन पैसों से देंगे, है ना। अगर कंपनी ने इस बार मान लो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उन्हें हो सकता है पिछले साल के जो प्रॉफिट है ना उनमें से भी पैसा बांटना पड़ जाए, है ना। दूसरी चीज क्या आती है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अगर कंपनी ने ये है कि हाँ मेरी कंपनी स्टेबल है भाई, पिछले साल भी प्रॉफिट कमाया था, इस बार भी कमाएगी और अगले 5 सालों तक, 10 सालों तक, 10 सालों तक, अनंत काल तक कमाती रहेगी। अगर कंपनी के साथ ऐसा है ना, तो बाबू क्या करना चाहिए कंपनी ने, अगर अच्छा खासा कमा रही है तो डिविडेंड भी दे। ठीक है, अगर नहीं कमा रही है डिविडेंड तो हाँ थोड़ा कम दे। ठीक है, नहीं तो हो सकता है डिविडेंड में ही आपने सारे पैसे डाल दिए, अगली बार का पता ही नहीं कंपनी चलनी है नहीं चलनी। तीसरी चीज, कैश फ्लो पोजीशन। हाँ, अगर कंपनी में कैश फ्लो है, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, इधर भी कुछ ज्यादातर इनमें पॉइंट्स है वो कॉमन। ठीक है, तो आप खुद से भी देखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को बताना, तो मैं भी अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन, अगर शॉर्टेज ऑफ कैश है ना कंपनी में तो उसे क्या करना है, शॉर्टेज अगर है कंपनी में तो उसने कम डिविडेंड देना है। ठीक है, अगर पैसा खूब भरमार है पैसे की तो अच्छे से डिविडेंड दो। आखिर अगली चीज क्या है, या मतलब अगली चीज क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी के पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मान लो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल बाद अगर मैंने पैसा ना, 5 साल बाद अगर मैंने पैसा एक किसी जमीन खरीदने में लगाया, अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि 5 साल बाद अगर मैं कोई जमीन खरीदूंगा ना, तो उसमें क्या होना है मेरे साथ कि पैसा बचा के रखना पड़ेगा ना मैंने 5 साल बाद के लिए, कि मुझे अगर जमीन खरीदनी है। अगर मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे कोई नहीं दिख रही है ना, या फिर मुझे अपने कोई फ्यूचर प्लान नहीं लग रहे, तो मैं आराम से अच्छे से पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है जी, चलो इन बातों को पढ़ लेते हैं। अर्निंग्स क्या, पेड आउट ऑफ करंट अर्निंग्स, आप लोग ये पूरे पूरे पॉइंट पढ़ना। ठीक है जी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स क्या, स्टेबल और जो होते हैं ना कंपनी में, वो क्या प्रेफर करती है, ज्यादा डिविडेंड देना, हाई रेट ऑफ डिविडेंड। जबकि अनस्टेबल अर्निंग्स होती है ना अगर कंपनी में, तो क्या प्रेफर करती है, लोअर रेट ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, कैश फ्लो पोजीशन। अगर आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है ना ज्यादा का ज्यादा, है ना, ज्यादा हो रहा है ना, तो वो क्या है, थोड़ा डिविडेंड ज्यादा भी दे सकती है। कब, अगर उनके पास अच्छा खासा पैसा है कंपनी में तो। अगर उनके पास कम पैसा है ना, तो कम डिविडेंड दो या फिर दो ही मत। ठीक है, चौथी चीज क्या, अगर आपके पास फ्यूचर प्लान है ना, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, या फिर अगर कंपनी के पास है चीजें काफी सारे, मतलब ऑप्शंस है कि मेरे पास फ्यूचर प्लान में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो उन्हें ये सोचना है कि या तो मुझे बाहर से पैसे उठाने की जरूरत पड़ेगी क्या, अगर पड़ेगी ना तो पहले अपनी बचा के रख लो। ठीक है, अगर अपने बचाने की जरूरत लग रही है ना, तो अपने बचा लो, थोड़ा कम डिविडेंड दे दो। अगर मेरे पास कोई है नहीं ऐसा कोई फ्यूचर प्लान, तो मैं जहां से यार डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ डिविडेंड। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर डिविडेंड हमें हर साल मिलता रहता है ना शेयर होल्डर्स को, तो उसके ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, फोर्सियस एडिट लाइव है, लाइव है, लाइव ही चल रहा है। आपको को पढ़ना है अगर ये चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, तो आप अभी कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स क्या, जैसे कि अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को अच्छे से दे रही है ना डिविडेंड की, इस साल भी दिया, अगले साल भी दिया, अगले साल भी दिया, तो कंपनी की भी एक रेपुटेशन बनती है और जो शेयर्स की प्राइस होती है वो भी अच्छे से आसमान में जाती है। ठीक है जी, तो चलो इसे हम रीड भी कर लेते हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी हैज अ बेटर इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स एंड इंप्रूव्स द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट। ठीक है, और इन्वेस्टर क्या होता है, वो सेटिस्फाइड। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर इज नॉट अल्टर्ड इफ चेंज इन अर्निंग्स इज स्मॉल और सीम्स टू बी टेम्पररी इन नेचर। वही बात है। चलिए अगला क्या है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे, जैसे कि एक कोई कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स है काफी सारे, लेकिन उसमें क्या है, 100% अगर शेयर होल्डर्स है ना, तो उनमें से जो 70% आबादी है ना शेयर होल्डर्स की, वो तो बेटा वो है ना ज्यादातर बूढ़े बड़े लोग, है ना, जो रिटायर हो चुके हैं। और उसमें 30% की आबादी है
तो मान लो वो यंगस्टर्स की है ना? यंगस्टर्स जो होते हैं 30%। तो अब हुआ क्या, कंपनी ने बांटा डिविडेंड। अगर पता चला कि जो रिटायर हो चुके हैं उनकी तो सारी वो घर वगैरह उसी पे चलता है ना, क्योंकि अब उनकी कोई रेगुलर इनकम तो आ नहीं रही, इसी से आ रही है डिविडेंड से। अगर उन्होंने डिविडेंड के पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए ना, अगर उन्होंने ज्यादा रिटायर वगैरह वाले हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि उनका घर ही इससे चल रहा है। और यंगस्टर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे थोड़े बहुत रहते हैं। अगर यही बात इस पॉइंट में लिखी है, इफ अ कंपनी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिटायर्ड एंड मिडिल क्लास शेयर ओनर्स देन इट विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड एंड कीप असाइड लेस इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर उसके पास मिडिल क्लास का ज्यादातर इंसान है, बंदा है, और उसके पास रिटायर्ड लोग अगर ज्यादा हैं, जिनके पास कोई रेगुलर इनकम या फिर ज्यादा इनकम नहीं आ पा रही है, तो अच्छे से उन्हें इन कंपैरिजन ऑफ कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, मतलब वेल्दियर लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रहे हैं इक्विटी शेयर्स में या फिर कंपनी के शेयर्स में, तो उन्हें कम दो। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी की बात करते हैं हम। इफ टैक्स रेट इज हायर देन कंपनी प्रेफर्स टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ऊपर वाले याद है ना आपको एग्जांपल मैंने बताया था ना, अगर आपने 100 रुपए कमाए, ठीक है, तो कम डिविडेंड दो, है ना? ज्यादातर एक्सपेंस दिखाने चाहिए हमें पी एंड एल में, ताकि ना हमें टैक्स थोड़ा कम भरना पड़े। नहीं तो आपको पता ही है, निर्मला सीतारमण जी, ओए होए। आपके जो ब्लड का पाउच है ना, उसमें एक्स्ट्रा डाल के चूस जाएंगे। ठीक है। और इफ टैक्स रेट इज लो देन कंपनी में डिक्लेयर हायर डिविडेंड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। आपने ना भाई, अगर आपके पास पैसे है ना, तो पहले हमारे पैसे दो, पहले हमारे पैसे दो, शेयर होल्डर्स को देते रहना बाद में, पहले हमारे इंटरेस्ट पेमेंट करो। ठीक है, तो पढ़ के चलते हैं। व्हेन कंपनीज टेक लॉन्ग टर्म लोन देन फाइनेंशियल मे पुट सम रेस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन डिविडेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, distribution of dividend and companies have to abide by the these constraints। मतलब इन जो कॉन्स्टेंट जो होते हैं ना, मतलब ये दिक्कतें होती है ना, इनसे बंदी आती है अगर वो बाहर से पैसे। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट एक्शन। वही चीज है भाई, स्टॉक मार्केट में अगर क्या आपको पैसे ज्यादा रेट है तो भाई मत करो, अगर कम रेट में मिल रहे हैं पैसे तो हाँ भाई कर दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये देखो मैं सलमान खान का आपके लिए मीम लेके आया, मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। हाय। सॉरी, थोड़ा सा अमिताभ बच्चन मिक्स हो गया, बट कोई नहीं, चलता है, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाना है, समझाना है ना, मीमबाजी करना नहीं है। चलो, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ना फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। अगर वो अच्छी हुई, अच्छा करके जाएगी, और अगर बुरी हुई तो उसी से हमारी लगने वाली है। जैसे कि हाउ मच टू स्पेंड और व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू फंड्स एट योर डिस्पोजल। फाइनेंशियल वो प्लानिंग है, वो सीधी की सीधी ये बात करती है कितना हमें खर्च करना है और कितने पैसे में बांटना है। ठीक है, चलो इसे अपन रीड भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं तो भी आपको समझ आएगा। इन द वर्ड्स ऑफ गरेस्टनबर्ग, फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स, जेरेस्टनबर्ग, या तो जेरेस्टनबर्ग जी थे, उन्होंने कुछ बातें कही है फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, वो क्या क्या अपने अंदर सम्मिलित करते हैं, उन चीजों को हम सोच के चलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंस नीडेड, कितना पैसा हमें चाहिए एक एंटरप्राइज को कैरी आउट इट ऑपरेशंस, मतलब उसे अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है ना? और ये हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन मतलब फाइंड आउट करना है या फिर हमें पता लगाना है कि हमें कितने पैसे चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या, सोर्स ऑफ फंड्स, हमें पैटर्न डिसाइड करना है कि हमें कौन सी सिक्योरिटी इशू करनी है भाई, डिवेंचर वाली करनी है या फिर इक्विटी वाली करनी है, प्रेफरेंस वाली करनी है या फिर, तो हमें क्या करना है, पहले तो देखना है कितना पैसा चाहिए। दूसरी चीज क्या, कि हमें किस सोर्स से कितना पैसा चाहिए। तीसरी चीज क्या है, डिटरमाइन अ सुटेबल पॉलिसी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। तीसरी चीज क्या, वही इन्वेस्टमेंट सीयर पर पहुंच के बेटा अपन क्या समझाया था मैंने आपको, कि हमने अपना पैसा किस जगह लगाना है। समझ रहे हो ना बाबू, किस जगह मैंने अपना पैसा लगाना है। ठीक है, तो वो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये सब आ जाएगा। फिर क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये देखो प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, कहाँ पैसा लगाऊं मैं। तीसरी चीज ये आ गई। उसमें क्या आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। मुझे पता चल जाएगा ना कि भाई मैंने इतना पैसा मार्केट से चाहिए, है ना? अगर मुझे दिख रहा है कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, मेरी सेल ज्यादा हो रही है, तो मतलब मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना? मतलब मेरे को अपने स्टॉक्स मेंटेन करने पड़ेंगे।
फिर अगली चीज क्या आती है, आफ्टर एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, मुझे एक बार पता चल गया कि मुझे कितने पैसे चाहिए, ठीक है? तो मेरे को फिर ये सोचना है कि मेरे को पैसे ये चाहिए तो चाहिए, बट मेरे को कहाँ से चाहिए? मैं लोन से लूँ, इक्विटी से लूँ, कहाँ-कहाँ मेरे जो भी इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, इंटरनल में क्या जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिटेन्ड अर्निंग, और आउटर आउटर नहीं सॉरी एक्सटर्नल वालों से क्या डेट है, बॉन्ड्स हैं, बोरोड फंड है ना, डिवेंचर्स हैं, तो ये मेरे एक्सटर्नल। तो क्या सोचा मैंने, देखो भाई फिर से देख लेते हैं कि मुझे कितना पैसा चाहिए और मैंने ना किस सोर्स से पैसा उठाना, ठीक है जी? और फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है ना ब्रॉडर होती है स्कोप में, इसका मतलब यही नहीं होता कि मुझे कितने पैसे चाहिए, है ना? ये बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे वेरियस डिसीजन प्लान्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना? वही इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाली बात आ गई। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वो आपके एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं ना, उन्हें हम बजट कहते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होते हैं, उन्हें हम बजट कहते हैं। जैसे कि हमारा 1 साल के लिए बजट आता है ना, जो गवर्नमेंट पेश करती है फरवरी में,